बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम टेम्परेचर स्केल्स के एमसीक्यूज करेंगे, गैस लास्ट के एमसीक्यूज करेंगे, काइनेटिक थ्योरी, प्रेशर, एनर्जी, सारे एमसीक्यूज हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। पहले हम टेम्परेचर स्केल्स के क्वेश्चन करेंगे 1 to 30। तो चलें यहाँ पर स्लाइड पर चलते हैं। सो फर्स्ट में कहा जा रहा है टेम्परेचर इज मेजर ऑफ। टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, आपको एक मैं डिफरेंशिएट बता देती हूँ। आपकी हीट का और बोले तो आपके टेम्परेचर का एक डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए। हीट जो होती है उसके अंदर आप लोगों की दोनों एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी भी होती है और बोले तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो दोनों एनर्जीज आपकी होती हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में सिर्फ एक ही एनर्जी होती है जिसका नाम है एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल के अंदर जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो आपने बताना है। अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो मेरे सारे बच्चों को पता है, सेल्सियस स्केल में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस स्केल के अंदर, आप सारे मेरे स्टूडेंट्स को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है द इंटरवल, इंटरवल भी कह सकते हैं आप, या सिंपल आप इसे डिविजन्स भी कह सकते हैं, जो भी टर्म आप लोगों ने टीचर्स के पास पढ़ा हो। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ना स्केल्स के बारे में बता देती हूँ ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये सेल्सियस का स्केल है, फॉर एग्जाम्पल ये जो स्केल है वो फ़ारेनहाइट का है, और ये जो स्केल है ये किसका स्केल है, केल्विन का स्केल है। ध्यान से समझना है मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ ना, ध्यान से समझेंगे तभी समझ आएगा। इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक इसका होता है अपर फिक्स पॉइंट, एक इसका हमारे पास होता है लोअर फिक्स पॉइंट। अपर फिक्स पॉइंट को आप बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं, और अपर फिक्स पॉइंट को सिंपल आप स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, और लोअर फिक्स पॉइंट को आप आइस पॉइंट भी कहते हैं। सही, यहाँ फिर से सिंप्लीफाई कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सही, जो भी आप कह सकते हैं। अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल, अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस स्केल आपके पास कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द अपर फिक्स पॉइंट जो फ़ारेनहाइट है वो कितना होता है, 1 फ़ारेनहाइट। सही, केल्विन के अंदर जो होता है हमारे पास अपर फिक्स पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो हमारे पास होता है 373 केल्विन। कितना होता है, 373 केल्विन। अगर लोअर फिक्स पॉइंट की बात करें जिसको सिंप्लीफाई हम आइस पॉइंट भी कहते हैं, बोले तो मैम क्या बोलते हैं, इसे आइस पॉइंट भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे वो चीज आपने ध्यान से आप लोगों ने सुननी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लोअर फिक्स आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट कितना होता है सेंटीग्रेड में, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 फ़ारेनहाइट होता है। ये चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। सही, और अगर केल्विन में देखा जाए तो 273 कितना होता है आप लोगों के पास, केल्विन होता है। इतना चीज है। अब ये तीनों स्केल एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। एमसीक्यूज याद रखिएगा, 3 स्केल्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ये तीनों स्केल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन सेंटीग्रेड में नंबर ऑफ डिवीजन होती है 100, फ़ारेनहाइट में जो नंबर ऑफ डिवीजन होती है वो होती है 180, केल्विन में नंबर ऑफ डिवीजन कितनी होती है, 100 होती है। ये सारी चीजों को आप लोगों को याद रखना है। तो इंटरवल का मतलब है डिवीजन बिटवीन फिक्स पॉइंट और सेल्सियस में आपको पता है 100 डिवीजन होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहा जा रहा है इन अ फ़ारेनहाइट स्केल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर वो जो लोअर फिक्स पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना था बताया तो मैं 32 फ़ारेनहाइट। तो ये सारे स्केल्स मैंने अभी तुम्हें ये डिस्कस करवा दिए हैं। इसके बाद मेरे स्टूडेंट्स आपको कोई डिफिकल्टी नहीं रही होगी। अब अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर कहा जा रहा है द फ़ारेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट, फ़ारेनहाइट स्केल में जो अपर फिक्स पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट वाटर था वो आपको बताया 212, यहाँ पर फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सामने ऑप्शन आप लोगों को दिख गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड द इंटरवल बिटवीन, फ़ारेनहाइट में इंटरवल आपको कितना पता है, आपको पता है 118 होती हैं। अब बताएं कि विच इंट्रोड्यूस अ फ़ारेनहाइट स्केल, जेम किसने, यानी कि हमारे पास तो डेनियल जो फ़ारेनहाइट है उसने फ़ारेनहाइट स्केल को क्या किया था, डिस्कवर किया था।
नेक्स्ट आप लोग पास है इंट्रोड्यूस द सेल्सियस स्केल, एंड्री सेल्सियस ने डिस्कवर किया था फ़ारेनहाइट स्केल को। नेक्स्ट आप लोग पास है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल का मेल्टिंग पॉइंट बताना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस यानी कि हमारा लोअर फिक्स पॉइंट था, उसमें केल्विन में आपको पता है 273 केल्विन होते हैं। अभी मैं स्केल आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट आप लोगों के पास है केल्विन स्केल, आपका बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है। सही हो गया। लोवेस्ट टेम्परेचर केल्विन में, लोवेस्ट सबसे जो लोवेस्ट टेम्परेचर, देखिए स्केल में एक एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी होता है, नीचे मैंने बताना भूल गई, एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। सेंटीग्रेड में एब्सोल्यूट जीरो होता है 0 केल्विन, फ़ारेनहाइट में जो होता है वो होता है 273.70 एब्सोल्यूट जीरो फ़ारेनहाइट, और जो हमारे पास होता है केल्विन में वो याद रखिए वो होता है 459 केल्विन, -459 केल्विन। सही, तो ये चीज आपने याद रखनी है। लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है केल्विन स्केल में वो कितना होता है 0 केल्विन, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर ये होता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने बताना है थ्योरेटिकल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, थ्योरेटिकल यानी कि आइडियल, थ्योरेटिकल लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, ना ट्रिपल पॉइंट ना फ्रीजिंग पॉइंट, थ्योरेटिकली अगर बात करें तो आपके पास क्या एब्सोल्यूट जीरो, थ्योरेटिकल, रियल में ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको पता ही है। एब्सोल्यूट जीरो कोरस्पॉन्ड करता है, एब्सोल्यूट जीरो देखें चार्ल्स लॉ में आपने इस तरीके का ग्राफ पढ़ा होगा। चार्ल्स लॉ का वॉल्यूम शुरू से प्रेशर वर्सेस जो आप लोग पास बात करें टेम्परेचर की सिंपल अगर बात करें टेम्परेचर की, तो वो पीछे हमें चार्ल्स लॉ को कोरस्पॉन्ड करना पड़ता है कुछ, फिर -273 पर वो जाके एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है आपसे पूछा जाए तो -273 सेंटीग्रेड। द रिलेशन बिटवीन केल्विन टू सेल्सियस, यानी कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो रिलेशन देखें सेंटीग्रेड और जो केल्विन है ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। जो सेंटीग्रेड का अंश होगा वही केल्विन का होगा, जो केल्विन का होगा वही सेंटीग्रेड का अंश होगा। लेकिन फ़ारेनहाइट और जो आपके पास सेंटीग्रेड है, अगर स्केल फ़ारेनहाइट से कहा जाए सेंटीग्रेड में जाए तो वो कंसर्न्ड करेंगे आपस में, 40 सेंटीग्रेड पर वो कंसर्न करेंगे, ये चीज कंसाइड करेंगे। अगर आपसे एमसीक्यूज में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पूछा जाए, सिंपल सॉरी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट तो अगर हम सेंटीग्रेड में जाए तो -40, अगर फॉर एग्जांपल सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट जाए तो 40 करके वो क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। ये चीज आपने याद रखनी है। एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वो स्टेट होती है लिक्विड की, ये एमसीक्यूज भी आता है। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को आप लोग डिक्रीज कर देते तो वो स्टेट होती है वेपर्स की, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वो स्टेट आप लोगों के पास कौन सी होती है, आई थिंक वो भी वेपर्स की होती है। ये थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी, वो एवापोरेशन की फेज होती है। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करें और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो वो स्टेट होती है आइस की, आई थिंक आइस की स्टेट होती है, एवापोरेट यहाँ पर आइस की स्टेट। तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो कि आपको माइंड में रखने पड़ेंगे ना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, ये रिलेशन होता है बिटवीन केल्विन टू सेल्सियस स्केल। द फॉर्मूला ऑफ फ़ारेनहाइट, अगर आपने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है, फॉर्मूला क्या है? देखिए मैं आपको सिंपल फॉर्मूला भी बता देती हूँ कि आप किस तरीके से सेंटीग्रेड, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि किस तरीके से एमसीक्यूज में कन्वर्टेड नो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपलीफाई आप 1.8C लिख दें, प्लस कर दें 32 से, आप इजिली फ़ारेनहाइट इस तरीके से सेंटीग्रेड में जा सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका आपको बताया। अगर आप मोटा चौड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फ़ारेनहाइट से आपको सेल्सियस में जाना है तो फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है, फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट कौन सा है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32, नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी होती है 180, सेल्सियस में TC माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सेंटीग्रेड का आप लोगों के पास लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, सेंटीग्रेड का अगर बात करें अपर फिक्स पॉइंट की नहीं लोअर फिक्स पॉइंट की, तो आप लोगों के पास होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल आप इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया 5/9, सही 5/9 कर दे सिंपल,
और यहाँ पे F माइनस 32 अपॉन आप इसमें चले जाए तो सिंपल ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, सेंटीग्रेड में रिलेशन हो जाएगा बी। सही। तो C/5 भी इस तरीके से C/5 भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद F माइनस ये है कि आप सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में इजिली यहाँ से कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सिंपल आप 9 लिख दें। सही। तो 9/5 आप लिख सकते हैं 9/5। उसके बाद आप TC कर दें। सिंपल फॉर्मूला है कि आप अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाहते हैं तो आपने 9/5 लिखना है और सिंपल TC प्लस सिंपल क्या बोला मैंने कि फ़ारेनहाइट मतलब कन्वर्ट करना है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट बाय ले हैं और 5/9 आपको पता है कि 1.8 के बराबर होता है, ये लिख लें 5/9 या याद रखिएगा 5/9 नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद TC यानी कि फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, सेल्सियस की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी तो सिंपल आपने यहाँ पर पुट करनी है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस करेंगे 32 से तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप फ़ारेनहाइट को सेल्सियस की वैल्यू मिली उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहिए, दिस इज आसान फॉर्मूला डेट। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है केल्विन में 1 डिग्री केल्विन इज इक्वल्स टू, ये बहुत MCQs आता है कि 1 डिग्री केल्विन किसके इक्वल होता है, 1 फ़ारेनहाइट के या इसके, तो 1 केल्विन बराबर होता है 1 सेंटीग्रेड के। मैं आपको बताया था कि केल्विन और सेंटीग्रेड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। द चेंज इन 1 सेंटीग्रेड, अगर हम 1 सेंटीग्रेड को चेंज करें तो उसका इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा, कि अगर हम 1 सेंटीग्रेड का इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा तो 1.8 फ़ारेनहाइट इक्विवेलेंट चेंज होगा। 1 सेंटीग्रेड का इक्विवेलेंट चेंज क्या होगा, तो आपने याद रखना है इक्विवेलेंट चेंज ऑफ द 1 सेंटीग्रेड इज 1.8 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है लेकिन फ़ारेनहाइट 98.4 जहाँ पर है लगाओ भाई, ये कौन सा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है द टेम्परेचर जो है वो है 242 केल्विन इन द सेंटीग्रेड स्केल, सॉरी टेम्परेचर है 242 केल्विन ऑन द सेंटीग्रेड स्केल, ऑन द सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल में कितना होगा, अगर टेम्परेचर 242 है उसका सेल्सियस स्केल क्या होगा, तो इसका जो आपके पास सेल्सियस स्केल होगा -31 सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्ट करें केल्विन में, 20 में प्लस कर दें 273, सिंपल चेंज हो जाएगा। 273 को 20 से करें, ये हो गया 3, 7, 8, 9 293 केल्विन हो गया केल्विन में चेंज। इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करें, बच्चों जैसे सवाल दे रहे हैं तो सिंपल 500 है, इसको 273 से करो तुम, ये हो गया 0, सिंपल ये सॉरी 3 जगह 7 और 5 और 2 ये हो गया 773, बस 273 से आपने प्लस करवा देना है। अब इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करो, 23 273 है, इसको 23 करो तो ये हो जाएगा 6 और ये भाई 23 था ना, देखो ये देखो कितने हो गए 8 9 या 2 9, तो सॉरी 3 और 3 बेटा 6 हुए और 7 और 2 कितने हुए 273। ये आंसर में गलती है स्टूडेंट, कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड को केल्विन में, सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट माइनस सेंटी केल्विन, तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा TC प्लस 273, तो TK इज इक्वल टू TC आपके पास है 23 प्लस करना है 273 से, 23 सॉरी 273 को प्लस करना है 23 से, हो जाएगा 6 7 8 9 296, ये आंसर स्टूडेंट गलत है, यहाँ पर आएगा 296 केल्विन, ये सही होगा। नेक्स्ट आपके पास है कैसे कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, मतलब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर आ जाएगा TK प्लस 273, सही है। तो TC इज इक्वल टू TK है 373 को प्लस करा दे 273 के साथ, ये कितना हो जाएगा 6 और ये 14, ये 4 5 6 46, ये कुछ आंसर में स्टूडेंट्स मसला है यहाँ पर, तो आगे देखते हैं यहाँ पर
ये कन्वर्ट करें यहाँ पर 100 केल्विन को सेंटीग्रेड में, यानी कि जो सेल्सियस है, सॉरी सेल्सियस में कहा जा रहा है कि 100 केल्विन है, तो सिंप्लीफाई आपने किस में चेंज करना है, तो टी के इज इक्वल टू टी सी प्लस 273, तो 273 से अगर आप जाएंगे सेल्सियस में तो आपको जो आंसर मिलेंगे वो डिफरेंट मिलेंगे, तो ये आंसर सही नहीं है। आगे चलते हैं, कन्वर्ट इनटू 0 केल्विन टू फ़ारेनहाइट। 0 केल्विन, हाँ 0 केल्विन जो है वो फ़ारेनहाइट में मैंने आपको बताया था कि -459 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द टेम्परेचर इज कंसाइड, कितना टेम्परेचर कंसाइड करता है बोथ, ये देखे 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 आपको देखें ये सेल्सियस है, अभी पीछे बता के आई हूँ, नहीं जो मेरे स्टूडेंट्स जो मुझे देख रहे हैं उनको पता होगा। द टेम्परेचर दैट कंसाइड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट होता है -40, अगर फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में सवाल आता तो 40 प्लस में होता। देखें अ टेम्परेचर दैट कंसाइड ऑन बोथ सेल्स, देखें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट होगा तो कंसाइड करेगा 40 पर कंसाइड करेगा, अगर वो होगा फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड तो वो होगा हमारे पास 40 पे कंसाइड करेगा। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल किस पर कंसाइड करेंगे, हाँ ये भी एमसीक्यूज आता है कि फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल किस पर, वो -74.25 पर ये कंसाइड करेंगे। फ़ारेनहाइट और केल्विन कब कंसाइड करेंगे, 574.25 पर वो कंसाइड करेंगे। सही हो गया। विच द फॉलोइंग स्केल इज नो नेगेटिव वैल्यू, कौन सा स्केल है जिसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आता है केल्विन, बाकी सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, र्यूमर स्केल हो गया, क्योंकि ये आर्बिट्री स्केल्स होते हैं, दिस इज आर्बिट्री स्केल, इनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन केल्विन कभी भी, केल्विन के नेवर भी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब हम बात करें हैं ट्रिपल पॉइंट की और कुछ फेसेस के जो एमसीक्यूज हैं उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इट इज अ कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है जिसके ऊपर सॉलिड लिक्विड वेपर कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पर, यानी कि तीनों स्टेट सेम होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सॉलिड लिक्विड और वेपर तीनों स्टेट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑकर इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर होना चाहिए 0.0 सेंटीग्रेड, प्रेशर होना चाहिए 611.73 पास्कल्स होना चाहिए। फिर ये स्टेट्स रिलेट करेंगी तो स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर लाजमी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है केल्विन स्केल को हम डिफाइन करते हैं तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर असाइन द वैल्यू इज 273.60 केल्विन, 273.60 केल्विन। नेक्स्ट है द प्रेशर, अभी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि 611.73 पास्कल होता है। द साइज ऑफ केल्विन डिग्री इज डिफाइंड, साइज जो होता है केल्विन डिग्री का उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो होता है 1 = 273.60 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर के, यानी कि अगर साइज पूछा जाए आप लोगों से 1 केल्विन डिग्री का तो उसे डिफाइन करेंगे 1/273.60 ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द वाटर के। द ट्रिपल पॉइंट ऑपरेटर से उसमें हम डिवाइस यूज करते हैं, ट्रिपल पॉइंट जो है ऑपरेटर्स में हम डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है डिवरवेजल, ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है थर्मामीटर जो है वो कैलिब्रेट करता है अगेंस्ट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ सेल के। क्यों थर्मामीटर कैलिब्रेट करता है अगेंस्ट ट्रिपल पॉइंट ऑफ सेल के, क्योंकि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है गैस थर्मामीटर के अंदर, वॉल्यूम के कांस्टेंट होने की वजह से थर्मामीटर को हम इस्तेमाल करते हैं कोलिब्रेट अगेंस्ट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम, द पॉइंट सॉलिड लिक्विड एंड वेपर मीट करेंगे ट्रिपल पॉइंट पर, ऑप्शन नंबर सी। के बाद है अबव द क्रिटिकल पॉइंट, अगर क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है अगर बिटवीन लिक्विड एंड गैस फेज, यानी कि अगर क्रिटिकल पॉइंट से, देखिए क्रिटिकल पॉइंट पे तीनों स्टेट मीट करती हैं, अगर क्रिटिकल पॉइंट से भी फेज ऊपर चली जाए लिक्विड तो वो डिसअपियर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ये चीज आपने याद रखनी है।
द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पीवी ग्राम टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड वेपर प्रेशर में जो पीवी डायग्राम है वो चेंज नहीं होती क्योंकि वो कॉम्प्रेस हुई होती है आइसोथर्मली। यानी लिक्विड वेपर जो आपने डायग्राम पढ़ी थी पीवी डायग्राम, वो कभी भी चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो आइसोथर्मली कॉम्प्रेस हुई होती है। विच फिजिकल क्वांटिटी अल्टर द स्टेट्स ऑफ द गैस, कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जो अल्टर करती हैं स्टेट ऑफ द गैस पर? वो प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ये अल्टर करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास है 3 फेजेस हैं जो कि डील करती हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों लीड करती हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं पीवी एंड टी गैस इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भी पार्ट है और काइनेटिक मॉलिक्यूलर का भी पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स में ये थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पर वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, हीट भी पाथ फंक्शन होती है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है। तो ये मैंने आपको सारी चीजें पढ़ाई हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अभी तो सिंपल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। Which quantity was not appear the variable and equation state of ideal gas, यानी कि वो कौन सी appear variable है जो इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस में नहीं आता? कलर, कलर तुमने देखा है? आ गया हो भाई सलामी देने के लिए। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द आइडियल गैस, दो इक्वेशन जो होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इक्वेशन जो स्टेट करती है आइडियल गैस को कनेक्ट, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको कौन बोलेगा? हमारी रिश्तेदार है पुरानी। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के तो भाई हमें एमसीक्यूज यहाँ पर रगड़े तरीके से सोल्व करने, भाई कितने करने हैं यहाँ पर? क्वेश्चन 46 to 70। तो चलें कर लेते। बॉयल्स लॉ आ गया हमारा, माशाल्लाह। बॉयल्स लॉ वेरी गुड, तुम आ गए, मुबारक हो तुम्हें। बॉयल्स लॉ रिलेट करता है दो वेरिएबल और कांस्टेंट टेम्परेचर किसके दरमियान? पीवी के दरमियान। पीवी के दरमियान होता है बॉयल्स लॉ। क्योंकि बॉयल्स लॉ में आप पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसके ग्राफ भी होते हैं, लेकिन देखें आगे ग्राफ आते हैं नहीं, वरना मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ कांस्टेंट एवरेज ऑफ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। भाई ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद बॉयल्स लॉ को हम लिखते हैं वी इस तरीके से। मैथमेटिकली बॉयल्स लॉ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर होता है। बॉयल्स लॉ में जो कर्व बनती है वो आइसोथर्मल भी बनती है या सिंपल हाइपरबोला भी बनती है। हाइपरबोला भी आप कह सकते हैं, पैराबोला कभी नहीं होगी, हाइपरबोला होगी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगर प्रेशर वर्सेस, देखें आपके पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक बनता है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, वो बनता है कर्व लाइन, क्योंकि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेशर वर्सेस 1/V, तो वहां पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन। ये मुझसे कर्व हो गई है, बिल्कुल एक आप लोगों को क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर 1/V का पी के दरम्यान में क्या बनेगा? रिलेशन मिलेगा। तो आपको एक बिल्कुल इस तरीके की क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको क्या स्ट्रेट लाइन थ्रू द रीजन मिलेगी। सेम एमसीक्यूज आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। बॉयल्स लॉ की जो इक्वेशन होती है वहां पर टू डिफरेंट स्टेट होते हैं सेम गैस, पीवी P1V1 इज इक्वल टू P2V2। नेक्स्ट आपके पास है अगर एक गैस ऑक्यूपाई कर रही है 0.08 dm क्यूब वॉल्यूम है उसका और प्रेशर है इतना, इफ प्रेशर बिकम हो गया है 1.2 atm, उसके बाद प्रेशर हो गया 1.2 atm, कांस्टेंट टेम्परेचर था, तो बताए न्यू वॉल्यूम क्या होगा? तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास V1 कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास 0.80। उसके बाद आपके पास है, मैं रफ पेज पे करवा देती लेकिन वो फिर मिट जाना है ना, बार बार इस तरीके से वैल्यू लिखूंगी। तो प्रेशर आप लोगों के पास कितना है P1, वो है 0.50 atm है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इफ प्रेशर बिकम, प्रेशर जो होगा P2 वो क्या हो गया है? डबल हो गया है 1.2 atm। डेटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आंसर यही है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो न्यू वॉल्यूम V2 सिंपल आपने क्या करना है? मालूम करना है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? V2 आपने मालूम करना है,
P1 इज इक्वल टू V1, सॉरी P1 इज इक्वल टू P2 और V2 इज इक्वल टू V1, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर V2 कितना दिया हुआ है, बोले तो V2 आपने मालूम करना है, तो यहाँ पर हम V2 जो मालूम करना है उसके ऊपर स्लैश लगा देते हैं, और जो दिया हुआ है कितना वॉल्यूम 0.08, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। P1 प्रेशर है 0.50 और दूसरा है 1.2, इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 0.8 के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.33 DM³। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपका वॉल्यूम है 0.080, उसमें एक नाइट्रोजन गैस रखी हुई है जिसका आपको प्रेशर है 1.2 atm, पिस्टन कॉम्प्रेस हो रहा है 6.0 atm तक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। द फाइनल वॉल्यूम, कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है, कॉम्प्रेशन का मतलब होता है, अगर पिस्टन की हम लोग बात करें तो पिस्टन के अंदर आपका वर्क डन, अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने यहाँ पर भी फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है तो सिंपल हम डेटा नहीं लिखते, सिंपल इक्वेशन लिख देते हैं, P1 इज इक्वल टू P2, V2 इज इक्वल टू V1। सही हो गया। आपको मालूम क्या करना है, यहाँ पर भी V2 मालूम करना है, तो जो मालूम करना है उसे स्लैश लिख देते हैं, और जो मिला हुआ है वॉल्यूम 0.08 उसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं। एंड देन आप लोगों ने यहाँ पर P1 कितना दिया हुआ है 1.2 और P2 आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है 6.0। आपने इन वैल्यू को डिवाइड करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16 DM³। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इफ द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर गैस का प्रेशर है, हाँ अगर हम उसे डबल कर दें और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, याद रखो भाई अब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के साथ, अगर प्रेशर डबल हुआ था तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। तो ये MCQs आपने याद रखना है। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो रिड्यूस हो जाता है, देखिए कितना घटिया सवाल दिया है, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस हो जाता है 1.5 ओरिजिनल वॉल्यूम से कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो प्रेशर कितना होगा, वो भी इंक्रीज। देखें अगर वो देखिए जितनी वैल्यू दी हो ना तो दूसरी चीज उतनी टाइम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तुम्हें मैंने पढ़ाया। अब यहाँ पर क्या किया गया, वॉल्यूम बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1/6 टाइम, तो प्रेशर उतने 5 गुना आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आपके पास है बॉयल्स लॉ इज स्ट्रिक्टली, सिर्फ जो बॉयल्स लॉ है वो आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही एप्लीकेबल है। आइडियल गैस हो, ख्याली गैस हो, क्या हो, ख्याली गैस हो, उसके ऊपर ही होगा स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आप लोग पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 2 लीटर, प्रेशर है 1 atm, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मतलब बॉयल्स लॉ है, पहचानने की एक तरह की निशानी है। इफ द वॉल्यूम, फिर जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर, इफ द वॉल्यूम बिकम लीटर 4 लीटर हो जाता है तो भाई प्रेशर क्या है, भाई पूछने वाले ने सवाल में क्या पूछा है भाई, तुम्हें P2 मालूम करना है, बोले तो मैम अब देखो भाई तुम्हें पता है कि P1 बराबर होता है P2 के, उसके बाद V2 बराबर होता है V1 के। अब तुम्हें P2 यहाँ पर मालूम करना है तो P1 बोले तो कितना दिया हुआ है 2, कितना है 1, P0 तुम्हें मालूम करना है, V2 की वैल्यू कितनी है 2, तो पहले हम V1 ही लिख देते हैं, यहाँ पर V1 इज इक्वल टू V2 ही कर देते हैं। ये 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2, 2 1 2 2 2 4, और आप लोगों के पास जो दूसरा जो वॉल्यूम आएगा सिंपल, अगर आप उसे सॉल्व करेंगे टू डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नया वॉल्यूम आएगा वो आ जाएगा 0.5 atm। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, ऐसे सवाल आएंगे स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। गैस जो है उसका प्रेशर है आप लोगों के पास 3 atm, P1 लगा दे यहाँ पर ही, P1 है, टांग खींच दी मैम इसकी, उसके बाद V1 लगा दिया, द प्रेशर चेंजेस P2 यहाँ पर मिल गया हमें, न्यू वॉल्यूम, अरे भाई तो यही पूछेगा, मुझे पागल करेगा। हाँ जी मैम क्या कर दिया आपने, मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए जाने। P1 इज इक्वल टू P2, V2 इज इक्वल टू V1। अब क्या तुम्हें मालूम करना है मैम V2 वो प्लीज मैम V2 चले कर लेते हैं मालूम, रिक्वेस्ट तो मत करो। 3/2 हो गया यहाँ पर, उसके बाद V2 कितना है
मालूम करना है। सिंपल वी स्लैश लिख दो और वी नोट की जगह वी नोट कितना दिया हुआ है तुम्हें देखो तो सही। वॉल्यूम 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 6 लीटर। तो 3 को डिवाइड करना है 2 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 9 लीटर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैम क्या रगड़े सवाल आपने दिए हैं, हल हो रहे हैं। तो चले उसके बाद है बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंट। बॉयल्स लॉ जो एक्सपेरिमेंट है इसमें से कौन सी क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट रहती है बॉयल्स लॉ में, याद रखना है तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना बैठे रहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर कभी भी नहीं होंगे। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आपके कांस्टेंट रहते हैं। ये बॉयल्स लॉ कॉन्सेप्चुअल लॉ है, तो जितना आप इसे अच्छे तरीके से पढ़े उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है कि P1 है 1 एटीएम, V1 है 10 लीटर, P2 है 2 एटीएम और V2 आप लोगों ने मालूम करना है। सही है, तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P2, ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू V1 हो जाएगा। सही, यहाँ पर सिंपल आपने मालूम क्या निकालना है, V2 निकालना है। सो P1 आप लोगों के पास 1 है, P2 आप लोगों के पास 5 है। उसके बाद निकाले यहाँ पर मेरे बच्चा निकाले, जल्दी निकालो ना तुम। 5/1 को डिवाइड करना ना, फिर आंसर आएगा। उसके बाद V2 कितना है, V2 मालूम करना है। V1 कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है और मालूम करना है ना V2, तो स्लैश यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर 10 लगा दें, इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 लीटर। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ फेल होता है होल्ड एक्यूरेटली। बॉयल्स लॉ फेल क्यों होता है, रियल गैस के ऊपर फेल होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के ऊपर ये फेल हो जाता है बॉयल्स लॉ। प्रेशर का बढ़ना, टेम्परेचर का कम हो जाना, बॉयल्स लॉ फेल हो जाएगा। बॉयल्स लॉ फेल क्या होता है, फेल क्यों होता है, क्योंकि रियल गैस पर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर ये फेल हो जाता है। बॉयल्स लॉ का ऐसा यूनिट क्या होता है पीवी में, तो जॉउल पास्कल मीटर क्यूब, जॉउल पास्कल जॉउल होगा ऐसा यूनिट, या फिर पास्कल मीटर क्यूब। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ द बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का जॉउल या पास्कल मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी को लगा दो, रगड़ा लगा दो मैम। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है विच ऑफ द करेक्टली रिप्रेजेंट द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एक तरह का कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल्यूम, प्रेशर एंड अगेंस्ट द वॉल्यूम फिक्स मास ऑफ द गैस, कांस्टेंट टेम्परेचर है तो कर्व क्या बनेगी, इनके प्रेशर को प्लॉट किया है अगेंस्ट द वॉल्यूम, फिक्स्ड मास है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कर्व आइसोथर्मल बनेगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कर्व आइसोथर्म बनेगी। नेक्स्ट है बॉयल्स लॉ, गैस में 1 एटीएम है, वॉल्यूम ये है, कंप्रेस हुआ तो वॉल्यूम ये हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो न्यू प्रेशर तुमने मालूम करना है, तो नया प्रेशर यानी कि P2 तुमने मालूम करना है। वही सवाल है रगड़े बच्चों जैसे, सिंपल तुम लगाओ यहाँ पर P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, डबल ये तुम्हें लगाना है। उसके बाद तुमने 1 यहाँ पर दिया हुआ है और P2 तुमने मालूम करना है तो P नोट यहाँ पर आ जाएगा, और V1 कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो देखो तो भाई 60 और V2 दिया हुआ है 20, अंडे से अंडा मर गया, 2 1 2 2 3 6 हो गया। तो सिंपल आप 3 1 3 करेंगे तो आपके पास न्यू जो प्रेशर आ जाएगा P2 वो कितना आ जाएगा 3 एटीएम, अंडे से अंडे को मार दिया 3 एटीएम आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बॉयल्स लॉ, स्पेशल केस है बॉर्डर लॉ। ये देखो जो बॉयल्स लॉ है वो स्पेशल केस है, ये जनरल गैस लॉ, आइडियल गैस लॉ का एक तरह का बॉर्डर लॉ है। बॉयल्स लॉ एक तरह का स्पेशल केस है, आपसे पूछा जा सकता है बॉर्डर लॉ का जनरल गैस टू आइडियल गैस इक्वेशन है वहां पर होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर आगे चले हम लोग तो ध्यान से समझना है आप लोग। सो स्टूडेंट्स आई होप आपने यहाँ तक समझ लिया हो, तो आगे चलते हैं एमसीक्यूज नंबर 68 की तरफ। बॉयल्स लॉ में प्रेशर जो है वो अप्रोच करता है इन्फिनिटी तक, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर क्या होता है, देखिए बॉयल्स लॉ में प्रेशर इन्फिनिटी तक अगर चला जाए यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बॉयल्स लॉ में प्रेशर क्या चला जाए इन्फिनिटी पर चला जाए, और जो वॉल्यूम हो जाएगा वो आप लोगों के पास सिंपल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज आपने क्या करनी, याद रखनी है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विच स्टेटमेंट इन बॉयल्स लॉ इज करेक्ट। बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है द फिक्स टेम्परेचर, सही हो गया। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स,
अगर वॉल्यूम को हाफ कर देते हो तो प्रेशर डबल हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ कर दिया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है चार्ल्स लॉ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्यारा सा, मेरा फेवरेट लॉ आ गया जिसका नाम है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ आ गए, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के भी हम कर लेते हैं यहाँ पर। चार्ल्स लॉ की स्टेट क्या कहती है? चार्ल्स लॉ मैम क्या बोलता है? मैम टीचर बताएं। देखिए चार्ल्स लॉ की स्टेट ये कहती है, आपको जहां पर कांस्टेंट प्रेशर का वर्ड आ जाए वहां पर वर्ड आ जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का। तो वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी 0 केल्विन। एब्सोल्यूट की बात है तो केल्विन तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए ना, सही है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ को मैथमेटिकली आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। कहाँ गया भाई चार्ल्स लॉ? तेरी सलामी डाली नहीं, तो पहले ही भाग गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से मैं कर दूं इसे। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। चार्ल्स लॉ की 2 स्टेट्स होती हैं, V1 is equal to V1 and V1 is equal to T1 and V2 is equal to T2। V1 is equal to T1 and V2 is equal to T2। सही है। आप ये मत कर लीजिएगा V1 is equal to V2, ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। चार्ल्स लॉ विच वेरिएबल हेल्ड कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में आपका प्रेशर और मास मोल्स ऑफ द गैस कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है ऑन द ग्राफ एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चार्ल्स लॉ लाइन एक्सप्लोर द बैकवर्ड मीट द टेम्परेचर एक्सिस कितना? -273। तो बैकवर्ड जो मीट करती है चार्ल्स लॉ में। उसके बाद एक्सप्लोटेड चार्ल्स लॉ ग्राफ शो द गैस थ्योरेटिकली 0 केल्विन के ऊपर ये क्या करता है? थ्योरेटिकली 0 शो करता है। चार्ल्स लॉ का ग्राफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, अपने ओरिजिन के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। अगर केल्विन टेम्परेचर ऑफ द गैस डबल कर दें कांस्टेंट प्रेशर पर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर डबल हो रहा है तो वॉल्यूम डबल होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना टेम्परेचर के। यहाँ पर ये रिवर्स मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 2 लीटर। उसके बाद टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, केल्विन में दिया हुआ है, तो 300 हो गया। मालूम क्या करना है ना तुमने, ये तो देख लो टेम्परेचर राइज न्यू वॉल्यूम। तो ये V1 लिख लिया, V2 आपने मालूम करना है, सिंपल। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप लोगों के पास कितना है? 600 केल्विन। अब 2 को 300 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई करें 600 से, 4 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है गैस ऑक्यूपाई कर रही है 500 ml, टेम्परेचर इतना है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम, व्हाट इज द वॉल्यूम? आपने वॉल्यूम को मालूम करना है। वही बच्चों जैसी बात आ गई कि एक वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो आपने सिंपल V2 ही तो मालूम करना है। तो V2 यहाँ पर लिख लें, V1 लिख लें, मल्टीप्लाई कर दें P2 से, और नीचे आपने लिख देना है, चले मैं आपको बता दूं, कांस्टेंट प्रेशर है। तो V1 इज इक्वल टू T1, V2 इज इक्वल टू T2। सही। तो V1 आप लोगों के पास कितना दिया हुआ है? 500। P1 देखें, सॉरी T1 27। अब केल्विन में जाना है ना आपने, तो गलत हो जाएगा, नहीं तो 273 को 27 से करें तो 7, ये हो जाएगा 10, 8 10, ये हो जाएगा 300। मालूम क्या करना है तुमने? V2, तो V2 ऐसे ही आ जाएगा, और 273 127, ये हो जाएगा 10, ये भी 10, ये हो जाएगा 400। कितना हो जाएगा? 400। इसको डिवाइड करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है। सही है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 666.7 ml। नेक्स्ट आप लोगों के पास है इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस हो जाता है 1/5, तो ओरिजिनल वॉल्यूम भी क्या आ जाएगा? सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो भी उतना ही कम हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वॉल्यूम ऑफ द गैस रिड्यूस हो गया है इतना, फिर रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 0.8। कांस्टेंट इनिशियल ये था, तो फाइनल टेम्परेचर आपने मालूम करना है। सही। सो V1 इज इक्वल टू T1, V2 इज इक्वल टू T2, ये V1 है। अब हमने मालूम क्या करना है?
इनिशियल, तो V1 आप लोगों के पास कितना है 0.16, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, केल्विन में ही है, ये वाला कर दिया, बट सवाल बहुत मुश्किल दे दिया इन्होंने। अब T2 आप लोगों के पास कितना है, टेम्परेचर एक, इनिशियल टेम्परेचर, आपको फाइनल मालूम करना है ना, सिंपल। आपको फाइनल वॉल्यूम भी यहाँ पर दिया हुआ है, 0.8 लगा लीजिएगा। आप लोगों को फाइनल मालूम करना है तो इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600 केल्विन, सॉरी 60 केल्विन। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ, स्पेशल केस है, ये भी स्पेशल केस है जनरल केस लॉ का, जैसे बॉयल्स लॉ था। कांस्टेंट प्रोसेस आर कॉल्ड, अगर सॉरी कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड आइसोबैरिक, उसे आप आइसोबैरिक कहते हैं। Which of the following is the best support of idea of the absolute zero of चार्ल्स लॉ? गैस वॉल्यूम जो है वो थ्योरेटिकली जीरो होता है, चार्ल्स लॉ ने बोला, -273 सेंटीग्रेड तक। रियल गैस डेविएट करती है, चार्ल्स लॉ, लो टेम्परेचर, बिकॉज क्योंकि रियल गैस आइडियल गैस से पहले ही लिक्विफाई हो जाती है, रीचिंग द एब्सोल्यूट जीरो से पहले ही वो लिक्विफाई हो जाती है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास T1 जो है वो 273 है, V1 ये है, T2 ये है, कांस्टेंट प्रेशर है, सिंपल आपने V2 फॉर्मूला आपको पता है ना, तो ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर निकाल दीजिएगा, 2 लीटर होगा। अब बलून जो है उसे हम श्रिंक करते हैं फ्रीजर में मैन्युअली ड्यू टू, क्यों? क्योंकि अब डिक्रीज करने के लिए टेम्परेचर, रिड्यूस करने के लिए वॉल्यूम। नेक्स्ट आप लोगों के पास चार्ल्स लॉ में स्टिमली हम स्टडी करते हैं, चार्ल्स लॉ में स्टडी करते हैं हम, यूज करते हैं गैस कॉलम, कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरी टेम्परेचर के ऊपर। चार्ल्स लॉ में T प्लॉटेड इन चार्ल्स लॉ में T ऑलवेज प्लॉटेड, T किसको प्लॉट करता है चार्ल्स लॉ में? T केल्विन टेम्परेचर को ना। विच आर फॉलोइंग द एग्जांपल ऑफ चार्ल्स लॉ इन डेली लाइफ, चार्ल्स लॉ की आप क्या एग्जांपल लेते हैं? बलून एक्सपेंड हो, लेफ्ट इन सनलाइट, ये बेस्ट एग्जांपल है। चार्ल्स लॉ की बलून को ज्यादातर, ये बच्चों को समझाने के लिए ज्यादातर बलून्स की एग्जांपल दी जाती है, जैसे कि बलून एक्सपेंड होता है लेफ्ट इन सनलाइट, सनलाइट के लेफ्ट जो है वो जो बलून है वो सिंपल क्या होता है? एक्सपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब स्टूडेंट्स ये आप लोगों के लिए मैंने एमसीक्यूज है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, मैंने जो आप लोगों को काफी सारे करा लिए हैं, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आपने लगाना है और आंसर आप लोगों ने निकाला है, आंसर यही आएगा। नेक्स्ट आपके पास है चार्ल्स लॉ क्यों फेल हुआ? चार्ल्स लॉ फेल होता है लो टेम्परेचर पर, और क्योंकि वो लिक्विफाई पॉइंट होता है ना, लो टेम्परेचर क्लोज होता है लिक्विफाई पॉइंट की। स्ट्रेट लाइन ग्राफ चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। चार्ल्स लॉ नेम्ड आफ्टर जैक्विस चार्ल्स, आफ्टर नेम क्या होता है? आफ्टर नेम जैक्विस चार्ल्स है। नेक्स्ट है एवागेड्रोस लॉ, इसके 90 बोले तो स्टूडेंट्स इसके एमसीक्यूज 96 से लेकर 122 तक 102 तक एमसीक्यूज, 12 तक एमसीक्यूज इसी के होंगे। एवागेड्रोस लॉ में इक्वल वॉल्यूम होता है ऑल गैसेस का, एवागेड्रोस लॉ में इक्वल वॉल्यूम होता है ऑल गैसेस का और सेम टेम्परेचर होता है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ वहां पर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एवागेड्रोस लॉ को एक्सप्रेस करते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू N। एवागेड्रोस लॉ में एवागेड्रो की वैल्यू होती है 6.022, 6.023 भी आप लिखते हैं या 6.022 भी लिखते हैं, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना होता है, तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखते हैं और सिंपल यहाँ पर एवागेड्रोस नंबर आप लिखते हैं, सही। ऐसे भी आप लोग मालूम कर सकते हैं 6.022 10⁻23। एवागेड्रोस लॉ रिप्रेजेंट करता है, एवागेड्रोस लॉ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एवागेड्रोस लॉ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये चीज हमने बतानी है। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इससे रिप्रेजेंट करता है। रिलेशन बिटवीन एम एन, यानी कि किसका रिलेशन है? मास अपॉन मोलर मास का। जब आपने नंबर ऑफ मोल निकाले हो तो आपको मास भी मिला हो और मोलर मास भी मिला हो तो सिंपल हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, मास अपॉन मोलर मास, जैसा कि हम निकालते हैं। विच प्रपोज द हाइपोथेसिस वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमाइडो एवागेड्रोस। विच ईयर 1811 इटालियन साइंटिस्ट ने एवागेड्रोस लॉ को दिया?
एवोगैड्रोस लॉ को हम लिखते हैं V इज इक्वल टू N कॉन्स्टेंट से। उसके बाद एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस डबल हो जाए तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन में ना। नेक्स्ट है 1 मोल ऑफ एसटीपी। एसटीपी में जो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 2.24 क्यूब, तो इतना ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब। एक कंटेनर है जिसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप है, वहां पर आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। कार्बन 12 का आपको मास भी दे दिया और मोलर मास भी दे दिया, तो 12 देखिए नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास निकालते हैं, मास m या स्मॉल लिख दें, या मोलर मास कितना है 12, वो आइसोटोप का मास 12 वन दैट 12, ये आपके पास क्या आ गया 1 मोल। नेक्स्ट आपके पास है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस वाज सिग्निफिकेंट बिकॉज ये हेल्प करती है स्टेबलिश द रिलेशनशिप वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंबल m इन द मोल फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, सिंपल m मोलर मास को रिप्रेजेंट करती है। एवोगैड्रो लॉ एज्यूम करता है दो क्वांटिटीज टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, अगर एक गैस का सैंपल है उसमें m1 और m2 मास दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट, यानी कि गैस सैंपल है उसका मास भी दिया हुआ है मोलर मास भी दिया हुआ है, तो सिंपल 2.4 मोल आएगा। ऐसे मैम नंबर अभी तो बेटा मैं निकालना सिखा के आई हूँ कि n यहाँ पर है मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पर मास लिखे और यहाँ पर मोलर मास लिखे, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल। लेने का नहीं देने का है ना। हाउ ला डायरेक्टली लिंक द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सिंपल एवोगैड्रोस लॉ। अभी तो हम करते आ रहे हैं इसके एमसीक्यूज, तो आगे चलें। एवोगैड्रोस लॉ कंबाइन करें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, तो एक आइडियल जनरल गैस इक्वेशन में हम कर सकते हैं कंबाइन, ऐसे रियल गैस में हम कभी नहीं कर सकते। अब जनरल गैस लॉ यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के एमसीक्यूज होंगे 40 तक, 140 तक। आइडियल गैस इज रिटन बाय बोथ एमसीक्यूज आता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस में आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जाउल मोल केल्विन। कितनी होती है जाउल मोल केल्विन। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की आपको वैल्यू पता होना चाहिए, कितनी होती है 8.314 होती है जाउल मोल केल्विन। आइडियल गैस इक्वेशन में टी ऑलवेज मेजर ज्यादातर केल्विन में करते हैं। जनरल गैस इक्वेशन कंबाइन करती है 3 लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस लॉ। टू स्टेट्स ऑफ सेम फिक्स मास द कंबाइंड गैस, यानी कि टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सेम फिक्स मास, तो P1 V1 T1 P2 V2 T2, ये एक तरह की कंबाइंड इक्वेशन है। P1 V1 T1 P2 V2 T2, सही। एक कार टायर है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो n इज इक्वल टू आर टी अपॉन हो जाएगा पीवी। आर की वैल्यू होती है 8.314, टेम्परेचर अक्सर केल्विन में ही दिया हुआ है हमें 300 केल्विन। उसके बाद प्रेशर 3.010⁵, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.02 मीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करें दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 2.41 मोल्स आपके निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट है इन द प्रीवियस टाइप ऑफ एग्जांपल द मोलर मास इतना है और मास ऑफ जो एयर इन टायर है वो आपको बताना है। मोलर मास आपको दिया हुआ है और मास ऑफ टायर आप लोगों को बताना पड़ेगा, तो मास अपॉन मोलर मास से आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मास ऑफ द टायर बताना पड़ेगा, सिंपल, मोलर मास आपको दिया हुआ है। अब जब आपको ऐसी कंडीशन आ जाए, सिंपल आपको मोल्स का तो लाजमी पता होना चाहिए, तभी आप मास को क्या कर सकते हैं इजीली निकाल सकते हैं। प्रीवियस द मोलर मास ऑफ एयर आप लोगों को दिया हुआ है, मास ऑफ एन एयर ऑफ द टायर
आपने सिंपल 69 ग्राम और कमेंट सेक्शन में आपने इसको सोल्यूशन लिखना है। आइडियल गैस ला एज्यूम करता है गैस मॉलिक्यूल को। आइडियल गैस में नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ आइडियल बिहेवियर। नेग्लिजिबल वॉल्यूम और कोई आइडियल फोर्स नहीं होती। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0 सेंटीग्रेड और 1 atm ही होते हैं। नेक्स्ट है अगर 1 STP 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई करता है 2.224 लीटर वॉल्यूम होता है। मैम इन्होंने तो हमारा दिमाग ही खराब कर दिया। बस बच्चों इतना तो दिमाग खराब हो गई ना। P1 फिर वैल्यू फाइंड द प्रेशर आपने सिंपल मालूम करना है। यहाँ पर टेम्परेचर वही सेम है T1 वाला ही। तो P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 T2। मालूम क्या करना है? प्रेशर। P2 वाला प्रेशर मालूम करना है। तो वैल्यूज पुट करें। P1 है 1.01 मल्टीप्लाई V1 आपके पास है 0.80, टेम्परेचर है 300। तो इसको मल्टीप्लाई करा देना है। अब ये आपको पता नहीं है सिंपल, तो यहाँ पर अपने मल्टीप्लाई करके फिर इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल प्रेशर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.05 10⁵ पास्कल। नेक्स्ट आप लोगों के पास है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रोस ऑल स्पेशल लिमिटेड केस है। जनरल एंड आइडियल गैस इक्वेशन के लिमिटेड केस है। PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर टेम्परेचर और मोल्स कांस्टेंट हो तो वहां पर जो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होती है वो होती है बॉयल्स लॉ की। नेक्स्ट है PV इज इक्वल टू nRT में प्रेशर और मोल्स कांस्टेंट होते हैं। तो इक्वेशन किसकी बनेगी? अगर हम क्या करें, प्रेशर और मोल्स को कांस्टेंट कर दे तो हमारे पास चार्ल्स लॉ की बनेगी। इक्वेशन बनेगी चार्ल्स लॉ की। PV इज इक्वल टू nRT अगर इक्वेशन हो तो प्रेशर एंड टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो इक्वेशन किसकी बनेगी? देखिए वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो सिंपल ये हमारे पास बन जाएगा एवोगैड्रोस लॉ। डायमेंशन ऑफ द गैस, तो डायमेंशन क्या होगी? गैस आर की। आर की डायमेंशन क्या होगी? जूल मोल केल्विन। दिस इज द यूनिट ऑफ द आर। इफ ओबेज PV इज इक्वल टू nRT, ओबे करेगी PV इज इक्वल, देखिए आइडियल गैस के लिए, रियल गैस के लिए नहीं होगी। रियल गैस में कैसे हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, ऐसा आइडियल गैस में नहीं होता। उसके बाद है इफ द नंबर ऑफ मोल्स गैस इन द कंटेनर इंक्रीज हो रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो प्रेशर क्या होगा? और नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो हमारे पास प्रेशर भी क्या होगा? हमारे पास इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीअरेंजमेंट। करेक्ट रीअरेंजमेंट बतानी है हमने PV और nRT की। तो सिंपल करेक्ट अरेंजमेंट है नंबर ऑफ मोल्स के लिए PVT, PV इज इक्वल टू nRT है ना, तो PVT इधर आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट, यानी सॉरी यहाँ पर बताना है नोट करेक्ट अरेंजमेंट, जो कि करेक्ट ही नहीं हो सकती, ये वाली है NPVT NR, ये गलत है। बाकी अरेंजमेंट हो सकती है nRT अपॉन V भी हो सकता है, nRT P भी हो सकता है, PV है ना, लेकिन PVTR नहीं हो सकता ना, ये गलत है। अगर दो सैंपल है तुम्हारे पास, उनका सेम PVT वैल्यू है, PVT वैल्यू सेम है, दे मस्ट हैव सेम, वहां पर क्या सेम होगा? वहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी आपके पास क्या होंगे? सिंपल सेम होंगे। जनरल गैस इक्वेशन में मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा? लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ये क्या है? जनरल गैस इक्वेशन की कहानी है। नियर आइडियल बिहेवियर होगा। उसके बाद है पास्कल है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में नंबर ऑफ मोल्स T कैलकुलेट। अब PV इज इक्वल टू nRT, इसको किस में रखें हम? टेम्परेचर कैलकुलेट, सिंपल केल्विन में ज्यादा रखना सही रहता है हमारे लिए, क्योंकि जॉल मोल केल्विन तो सिंपल होता है। अगर कोई सैंपल है उसका आपके पास प्रेशर दिया हुआ है P1 कितना दिया हुआ है? 2 atm। टेम्परेचर आपके पास T1 दिया हुआ है 400 केल्विन। प्रेशर इंक्रीज हो गया है 4 atm तक, पहले था 2 अब 4 atm हो गया है। एंड टेम्परेचर T2 आप लोगों को दिया हुआ है ये वाला। न्यू वॉल्यूम आप लोगों को बताना है एज वॉल्यूम V है, वॉल्यूम V है और वो वाला वॉल्यूम आपको बताना है। इंक्रीज हो गया है प्रेशर, आपको सिंपल वॉल्यूम, तो भाई देखो ना, इंक्रीज हो गया तो आपके पास वॉल्यूम 1/4 टाइम हो जाएगा। अगर कंबाइन करें इनको, अगर हम यहाँ यूजिंग द गैस लॉ PV इज इक्वल टू VT, P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, तो सिंपल ये चार्ल्स लॉ है।
आइसोबैरिक हो जाएगा ना। अगर फिक्स अमाउंट है आइडियल गैस का, वहां पर डबलिंग कर दे टेम्परेचर की, एडजस्ट कर दे प्रेशर को, तो जो न्यू प्रेशर मिलेगा वो सेम मिलेगा। जनरल गैस लॉ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हेल्प डिफाइन करते हैं डेंस रो ऑफ अ गैस। तो वो आपके पास फॉर्मूला होता है जब आप रो के लिए बनाते हैं, तो सिंपल हमारे पास होगा पी एम इज इक्वल टू आर टी। जब आप डेंसिटी के लिए फॉर्मूला बनाएंगे तो पी एम अपॉन आर टी होगा। देखिए जब भी आपके डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए तो होगा पी एम अपॉन आर टी। प्राइम मिनिस्टर आर टी जब भी आपसे डेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जाए ना, मैं ऐसे याद करती थी, प्राइम मिनिस्टर ओवर आर टी। सही, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है रियल गैस जो है वो मोस्ट लाइक आइडियल गैस। मोस्ट लाइकली जब कैसे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, प्रेशर कम हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए। अब कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर करेंगे काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट से, इसको भी जरा आपने ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आर कंसिडर होती है टिनी पार्टिकल कांस्टेंट हो और वहां पर रैंडम मोशन हो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पोस्टुलेट द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल कंपेयर टू कंटेनर की अगर करें, वॉल्यूम तो वो नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल होता है, इस कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं इरेगुलर डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कोलिजन जो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। आप इलास्टिक लगा के आ जाए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूल जिसे आप कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या होती है, नेग्लिजिबल होती हैं, क्योंकि आइडियल गैस के ऊपर जो काइनेटिक मॉलिक्यूल गैस के ऊपर कोई फोर्सेस एक्सर्ट होती नहीं है, नेग्लिजिबल ना होने के बराबर लगती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो पोस्टुलेट है, उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस में वो कैसे एक्सर्ट होता है कि प्रेशर जब एक्सर्ट होता है तो कोलिजन करते हैं पार्टिकल जो कंटेनर के अंदर, फॉर एग्जांपल पार्टिकल है, जब तुम उसे किसी भी एरिया पर तुम प्रेशर लगाते हो तो वहां पर फोर्स अगर फोर्स लगाते हो तो वहां पर एरिया पर तो वहां पर प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो कोलिजन होती है पार्टिकल्स में ना, सिंपल। This forming is not the postulate of the kinetic molecular theory. मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में कोलिजन इलास्टिक मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग परमानेंट अटैक, ये तो भाई गलत ऑप्शन है, बोले तो सारा ही गलत है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गैसेस कोलाइड करते हैं ईच अदर किसके साथ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ कोलाइड करेंगी। नेक्स्ट आप लोगों के पास है लॉ ऑफ मैकेनिक्स एप्लीकेबल होते हैं मोशन ऑफ द अकॉर्डिंग, जी हाँ, क्लासिकल न्यूटन मैकेनिक्स के। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सल लॉ, याद रखिएगा न्यूटन के लॉ है, बाकी कोई भी लॉ नहीं। विच एक्सेप्शन जो अलो करती है गैस प्रेशर एंड माइक्रोस्कोपिक मिक्रोस्कोपिक कोलिजन में, वो कैसे करती है, कोई लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड जब करें कंटेनर के साथ, प्रोड्यूस करें मेजर फोर्स एंड प्रेशर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्सप्लेन करती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी एंड प्रेशर इन द टर्म्स ऑफ, याद रखिएगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और मैक्रोस्कोपिक जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इन ड्राइव विद द प्रेशर ऑफ अ गैस, यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर हम ड्राइव करें प्रेशर ऑफ द गैस काइनेटिक थ्योरी तो वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल रिजॉल्व होती है, हाउ मेनी रिकॉर्डेंट कंपोनेंट, तो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनते हैं वेलोसिटी के, वी एक्स वी वाई वी जेड, ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट और जेड, वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट्स बनते हैं, दो नहीं बनते, तीन बनेंगे। ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन में कंटेनर की वॉल में मॉलिक्यूल्स के ऊपर वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होता है वॉल के, परपेंडिकुलर वे वॉल के तो होता है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन होती है एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि इलास्टिक कोलिजन जो है कंटेनर वॉल में, वहां पर मोलिकुलर वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है वो वॉल के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वॉल के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ उसकी जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स होती है, डायरेक्शन रिवर्स होती है और मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मास वेलोसिटी कोलाइडिंग इलास्टिकली एंड रिबाउंडिंग करें वॉल से तो क्या होगा, याद रखिएगा, तो क्या फॉर्मूला होगा, 2mvx, याद रखिएगा ये फॉर्मूला होगा जब चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल मास एंड वेलोसिटी के साथ कोलाइड करेंगे, रीबॉन्डिंग करेंगे वॉल के साथ, तो 2m/vx होगा, 2m/vx, याद रख ले, दिमाग में बिठा ले। नेक्स्ट है आप लोग पास एल लेंथ है एंड क्यूबिक कंटेनर है,
द टाइम बिटवीन लगता है टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इन द सेम वॉल, यानी कि टाइम का आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो 2L/Vx, जिसको पता है, बुक अच्छे तरीके से पढ़ी, उसको पता होगा। लेंथ ऑफ द क्यूबिक कंटेनर, द टाइम कंटेनिंग। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को देखिए, ये कुछ फर्क थोड़ा सा है। यहाँ पर है 2L, यहाँ पर है 2m, अगर वेलोसिटी कोलाइडिंग की बात की जाए। सही। नेक्स्ट आप लोगों के पास है कि यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, फोर्स जब एक्सर्ट होती है सिंगल मॉलिक्यूल ABCD ए फेस के ऊपर, तो क्यूब ऑफ द लेंथ प्रोपोर्शन होती है, किसके प्रोपोर्शन होती है? लेंथ mv स्क्वायर एंड x स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि यूजिंग काइनेटिक थ्योरी, फोर्स एक्सर्ट होती है ABCD, तो यहाँ पर लेंथ बराबर होती है mv x स्क्वायर के। लेंथ किसके बराबर होती है? mv स्क्वायर, और x की क्या होती है? mv स्क्वायर x के बराबर होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, टोटल प्रेशर ऑफ द गैस को हम कैलकुलेट करते हैं स्विमिंग द इफेक्ट्स ऑफ n molecules of the container से। If the derivation of the gas pressure root mean square used instead of the average velocity, average velocity में molecules randomly direction में होते हैं, और average velocity जो molecules random होते हैं, average velocity 0 होती है, और mean square velocity भी simple 0 होती है। Which formula is correctly represent the mean square velocity component? ये वाला v स्क्वायर, vx स्क्वायर, vy स्क्वायर एंड vz स्क्वायर, ये शो कर रहा है। सिंस मोलिकुलर मोशन कंप्लीट अगर रैंडम है, वहां पर एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, तो आर इक्वल होंगे वी एक्स स्क्वायर, वी वाई स्क्वायर, वी जेड स्क्वायर। उसके बाद कुछ प्रेशर डेरिवेशन के हैं, उससे भी देखिएगा। अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है गैस में, तो काइनेटिक थ्योरी तो बराबर होती है पी। प्रेशर एक्सर्ट टू ड्राइव द काइनेटिक थ्योरी 1/3 PV स्क्वायर से हम मालूम, रो वी स्क्वायर से हम मालूम कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्ट हो रो वी स्क्वायर, तो ये रो किसको शो करती है? डेंसिटी को। द प्रेशर इक्वेशन वी स्क्वायर का मतलब होता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मॉलिक्यूल। द प्रेशर फॉर्मूला कैन बी रिटन द टोटल मास, टोटल मास के लिए प्रेशर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? PV इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर रो जो है वो डेंसिटी है, तो सिंपल डेंसिटी है 1/3, तो हमारा हो जाएगा mn/v, तो आ जाएगा mn/v। इसे हम प्रेशर फॉर्मूला को टोटल मास के लिए mn क्या हो जाएगा? सिंपल v हो जाएगा। सही। द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर, रीअरेंज द PV के लिए अगर हम अरेंज करें तो 1/3 हो जाएगा, यहाँ पर PV के लिए mnv स्क्वायर, अगर 1/3 mnv स्क्वायर है, PV अरेंज करें ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल के, तो ये फॉर्मूला है। कंपेयरिंग द PV इज इक्वल टू एनर्जी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्रेशर गिव करती है रिलेशन, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन और काइनेटिक प्रेशर इक्वेशन हमें इक्वेशन देती है। काइनेटिक थ्योरी प्रेशर हमें एक इक्वेशन देती है, रिलेशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगैड्रोस लॉ, ये रिलेशन देती है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी, द प्रेशर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है टोटल मास ऑफ द गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। द प्रेशर एक्सर्ट होती है वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, तो वहां पर राइज होता है फोर्स एक्सर्ट, चेंज इन मोमेंटम होता है जो कोलाइड होता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ के में प्रेशर डेरिवेशन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी। रेट चेंज ऑफ क्यों होता है सेकंड लॉ? क्योंकि फोर्स लगती है तो मोमेंटम का रेट चेंज हो जाता है ना। नेक्स्ट आप लोग पास n मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्यूब साइड L है, अगर हम कंट्रीब्यूट करें mv स्क्वायर अपॉन L, mv स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन टोटल प्रेशर फेज ऑब्टेन्ड होगा, स्विमिंग फोर्स लगेगी n मॉलिक्यूल एरिया ऑफ L स्क्वायर के। स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होती है टोटल फोर्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल की, स्टैंडर्ड डेरिवेशन mnL vx स्क्वायर। शो द गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रही है ये इक्वेशन टू डेंसिटी मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल को। डेंसिटी ऑफ द गैस अगर डबल कर दें तो प्रेशर क्या होगा? डेंसिटी डबल हो रही है तो प्रेशर भी डबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास के ई एंड टेम्परेचर RMS स्पीड के क्वेश्चन।
द मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द केल्विन के। द फॉर्मूला ऑफ मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए होता है 3/2 kT। K रिप्रेजेंट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू होती है 1.38 10⁻³ जॉल केल्विन। नेक्स्ट है आपके पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन यूनिवर्सल R इज एवोगैड्रोस के लिए हम कैसे लिखेंगे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को सिंपल K इज इक्वल टू R/Na ऐसे लिखते हैं, या M इज इक्वल टू, इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस डबल हो जाए तो ये भी डबल हो जाएगी, एवरेज ट्रांसलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अगर एब्सोल्यूट 0 हो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए होती है। अगर पूछा जाए 1 मॉलिक्यूल के तो 3/2 kT। अगर पूछा जाए मॉलिक्यूल के लिए तो आप ये लगाओगे, मोल के लिए तो आप वो लगाओगे। अगर 1.38 जॉल केल्विन है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है अप्रोक्सीमेटली, K की वैल्यू ये होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल टेम्परेचर ये है, तो अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के पास होगी, तो अप्रोक्सीमेट चले तो 5.65 10⁻21 जॉल। अगर काइनेटिक ऑफ मॉलिक्यूल इतनी है, कोरस्पॉन्ड द टेम्परेचर यूजिंग, कोरस्पॉन्ड करें टेम्परेचर को 3/2 को डिवाइड करें और T से मल्टीप्लाई करें, आपको मिल जाएगा कोरस्पॉन्ड टेम्परेचर। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर कोरस्पॉन्ड करता है फंडामेंटली एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर मोशन। रूट मीन स्क्वायर ऑफ द गैस डिफाइन द स्क्वायर होता है रूट ऑफ द मीन एंड स्क्वायर ऑफ द स्पीड, मॉलिक्यूलर स्पीड। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आरएमएस भी इंक्रीज होगा, रूट मीन स्क्वायर भी इंक्रीज होगा। आरएमएस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आरएमएस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मोलर मास के। वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरएमएस, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शन अभी हमने देखा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, लेकिन मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। लाइटर गैस मॉलिक्यूल का अगर सेम टेम्परेचर है तो एवरेज हायर होगा एंड हेवियर, हायर आरएमएस होगा हेवियर मॉलिक्यूल। अगर लाइटर गैस मॉलिक्यूल का सेम टेम्परेचर है तो एवरेज का क्या होगा? एवरेज का हेवियर होगा, कॉमन सेंस की बात है। विच ऑफ फॉलोइंग गैस इज द हाईएस्ट आरएमएस स्पीड? सबसे ज्यादा हाईएस्ट आरएमएस स्पीड होती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की आरएमएस स्पीड रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा होती है। एज द टेम्परेचर ए ट्वाइस करें मोलर मास को बी से तो आरएमएस ए बी, तो वो आप लोगों के पास आरएमएस क्या हो जाएगा? क्योंकि मास हाफ हो जाएगा और स्लोवर हो जाएगी। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल आइडियल गैस की क्या होती है? सेम होती है। डबलिंग द केल्विन ऑफ द गैस का, डबलिंग कर दे केल्विन टेम्परेचर तो आरएमएस आप लोगों के पास क्या हो जाएगी? रेडिकल टाइम हो जाएगी। अगर टू डिफरेंट गैसेस है सेम टेम्परेचर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल आर बोथ? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगी ना टेम्परेचर। अब हमारे पास है कुछ एप्लीकेशन एंड मिक्स्ड रिव्यू। ब्लोइंग अप ऑफ बलून, अगर हम जो बलून है उसको हवा में उड़ाएं एवरी डे, अगर एग्जाम्पल तो ये डेमोन्स्ट्रेट करती है एवोगैड्रोस लॉ को। अगर हम बलून को ब्लो करें एवरी डे एग्जाम्पल्स में, तो वो एवोगैड्रोस लॉ ही है कि बलून को उड़ाना, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस लॉ। which does a sealed gas cylinder hot when compressed? अगर hot को हम suddenly compress कर दे गर्म को तो वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के साथ वर्क डन बढ़ जाएगा अगर हम जो है सिलेंडर हॉट को compress कर दें। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी द फिक्स टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस रिजिड है सेल इन अ कंटेनर, क्योंकि वहां पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। एवरेज डिस्टेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल कंपेयर्ड ऑन साइज, एवरेज डिस्टेंस होता है गैस का वो बहुत लार्ज और फास्ट होता है, वो बहुत दूर दूर तक जा सकती है। Which of the following best summarize the kinetic theory? Tiny particles, constant random motion, elastically polarization, average kinetic energy। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना है, बहुत मेहनत लगती है। टीच दुआ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है। टीच दुआ जो सेकंड चैनल है आपने जाकर से भी सपोर्ट करनी है। टीच दुआ रिजवान फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक पेज और टीच दुआ फेसबुक प्रोफाइल और इंस्टाग्राम टीच दुआ लाजमी फॉलो करना है। बाय बाय।